पहले आयरलैंड और अब इंग्लैंड से सीरीज हारने के बाद फिर से ये खबरें सरफेस होने लगी कि नए कोच और कप्तान के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। टीम सिलेक्शन से लेकर स्ट्रेटजी को लेकर अब ये रिफ्ट ही 8 साल पुराना है, जो आज नेशनल टीम तक आ चुका है। देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी, इंडिया की टीम फिर साउथ अफ्रीका से हारी, उससे पहले न्यूजीलैंड से हारी और अब T20 में आयरलैंड और इंग्लैंड से हारी। कप्तान बदलते हैं, टीम बदलती है, लेकिन कोच वही रहता है, तो हमेशा सवालों के घेरे में आ जाता है। गौतम गंभीर के साथ ये चीज कोई नई नहीं है। अपनी कप्तानी के दौर में, अपने खेलने के दौरान भी उन्होंने इस तरीके के फैसले लिए हैं। अब वो सोचते तो कुछ बेहतरी के लिए है, लेकिन वो फिर बैकफायर कर जाते हैं, तो फिर सारा ठीकरा उन पर फूट जाता है। जब अपनी कोचिंग से पहले ब्रॉडकास्टिंग और कमेंट्री के फील्ड में थे, तो उन्होंने बहुत जोर शोर से सूर्य कुमार यादव के नंबर 3 पर खेलने और उनको भारत का कप्तान बनाने की पूरी पेशकश की थी, और हुआ भी वही। उनके कोच बनते ही सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या को सरपास करके कप्तान बन गए। अब वो नंबर 3 और नंबर 4 पर भी खेले, लेकिन गौतम गंभीर हमेशा खुद को एक टीम मैन बनकर दिखाते हैं। उनके लिए इंडिविजुअल प्लेयर मैटर नहीं करता, भले ही वो उनका फेवरेट क्यों ना हो। तो जैसे ही सूर्य कुमार यादव की फॉर्म डिप हुई, गौतम ने उनको साइडलाइन कर दिया। लेकिन उससे पहले भी उनके मसले बहुत रहे, जैसे सीनियर प्लेयर्स को लेकर हो, या सुपरस्टार कल्चर को खत्म करने को लेकर हो, या KKR नेपोटिज्म को लेकर हो, या फिर मोहम्मद शमी को लेकर उनकी जो नापसंदगी हो। इन सबको मिलाकर गौतम गंभीर की कोचिंग करने का तरीका मॉडर्न कोचिंग करने के तरीके से एकदम अलग नजर आती है, जिसकी आज हम बात करेंगे। तो भाई, कोच और सीनियर खिलाड़ियों के बीच जो कोल्ड वॉर चल रहा है, वो किसी सीन से कम नहीं है। जब से गौती भाई कोच बनकर के आए हैं, तब से लगातार यही सुनने में आ रहा है कि उनका जो एकदम सख्त वाला स्टाइल है, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इस ड्रेसिंग रूम में अंदर चल रही इस जंग में किसकी चलेगी, क्योंकि सुनने में तो यहाँ तक आया है कि मैनेजमेंट 2027 वर्ल्ड कप के लिए पूरी टीम ही पलटना चाहता है, और इन बड़े प्लेयर्स को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर जबरदस्ती नए तरीके सिखाना चाहता है। और जाहिर है कि जब कोई इतने बड़े स्टार्स को उनकी आदतों से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो फिर ड्रेसिंग रूम के अंदर किसकी चलेगी वाली लड़ाई तो होनी ही है। इसका सबसे पुराना नजारा हमने ऑस्ट्रेलिया में हुई उस BGT ट्रॉफी में देखा, जहां इंडिया को 3-1 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, और 2 सीनियर प्लेयर्स के आंकड़े तो इतने खराब थे कि पूछिए मत। एक का एवरेज 15 पारियों में सिर्फ 10.93 का था, और दूसरा भी 19 पारियों में बमुश्किल 382 रन ही बना पाया था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेलबर्न के MCG में जब टीम 34 पर 7 विकेट गंवाकर मैच हारी, तो कोच का पारा 7वें आसमान पर था, और कहा जा रहा है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल पहली बार अनकंफर्टेबल हुआ जब कोच साहब गुस्से हुए अंदर आए और बोले, इनफ इज इनफ। उन्होंने कुछ सीनियर प्लेयर्स को इशारे से साफ साफ कह दिया था कि या तो टीम की बनी बनाई स्ट्रेटजी पर चलिए, या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और घर जाइए। अब खिलाड़ियों और कोच के बीच ये खटास इतनी बढ़ गई कि सबको साफ दिख रहा। और एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसमें विराट कोहली ने शतक मारा, मैच जिताया, और ड्रेसिंग रूम के कॉरिडोर से गुजरे, और कोच साहब दरवाजे पर ही खड़े थे, लेकिन विराट ने उन्हें देखा तक नहीं। मतलब इग्नोर करने का लेवल देखी, और लोगों ने तो तभी समझ लिया था कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कितना टॉक्सिक हो चुका है। सीनियर प्लेयर्स में एक नाम मोहम्मद शमी का भी। मोहम्मद शमी 2023 वर्ल्ड कप में 24 विकेट लेकर हीरो बने। आज उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखाया गया, और इंजरी से रिकवरी होने के बाद शमी ने रणजी ट्रॉफी में 3 मैचों में 15 विकेट लिए, लेकिन कोच साहब उन्हें टेस्ट स्क्वाड में लाने को तैयार ही नहीं थे। और जब अजीत अगरकर ने बोल दिया कि शमी फिट नहीं है, तो शमी का गुस्सा फूट पड़ा, और PTI के हवाले से उन्होंने साफ कह दिया कि अगर मैं 4 दिन एक घरेलू मैच में बॉलिंग करने के लिए फिट हूँ, तो इंटरनेशनल लेवल के लिए क्यों नहीं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि फिटनेस अपडेट देना उनका काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है। फैंस को ये सब देख करके ऐसा लग रहा है जैसे टीम मैनेजमेंट एक लॉयल और टैलेंटेड प्लेयर को कूड़े की तरह बाहर फेंक रहा है, और उसका एक ही बहाना है कि टीम अब आगे देख रही। अब आते हैं उनके और अय्यर के बीच चल रही गहमा गहमी की खबरों पर। इसकी जड़ें जाती हैं IPL 2024 में, जब KKR ने ट्रॉफी उठाई थी। उस वक्त अय्यर कैप्टन थे, और हमारे जो भी कोच साहब है उस वक्त KKR के मेंटर थे। जीत का जश्न हुआ तो सारी मीडिया और फैंस ने सारा क्रेडिट कोच साहब को ही दे दिया, और बेचारे अय्यर तो जैसे पिक्चर से गायब ही हो गए। आकाश चोपड़ा ने भी एनालिसिस में साफ कहा कि उस मेंटर के साये में अय्यर की लीडरशिप तो बस एक रबड़ स्टैम्प बनकर के रह गई थी, और KKR ने तो ट्रॉफी जीतने वाले कैप्टन को ही रिलीज कर दिया, जबकि कोच साहब बन गए टीम इंडिया के हेड कोच। अय्यर ने पंजाब किंग्स के साथ जाकर 2025 में फिर से खुद को साबित किया और टीम को फाइनल तक ले गए। और जब BCCI ने अय्यर को T20 का कैप्टन बनाया, तो कोच साहब को ये बिल्कुल रास नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि संजू सैमसन कैप्टन बने। और फिर मुंबई में हुए एक इवेंट में अय्यर ने जो बोला, उसे लेकर के अलग हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं किसी के साये में कप्तानी नहीं करूंगा। ये सीधा सीधा कोच साहब के लिए एक अल्टीमेट था।
मतलब एक तरफ वो कैप्टन है जो पूरी फ्रीडम चाहता है और दूसरी तरफ वो कोच है जिसे बस अपनी बात मनवानी है। अब हाल ये है कि ड्रेसिंग रूम दो गुटों में बढ़ चुका है। एक तरफ कोच और उनके चहेते यंगस्टर्स हैं, दूसरी तरफ वो सीनियर और इंडिपेंडेंट कैप्टन है जो कोच के इस रवैये से एकदम चिढ़े हुए हैं। और अतुल वासन ने तो इंटरव्यू में कोच को भूली तक बोल दिया। उनका कहना है कि कोच साहब का मेरी मर्जी ये रास्ता नापो वाला एटीट्यूड टीम में डर का माहौल बना रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बीसीसीआई की मीटिंग में कोच ने खुद शिकायत की कि ऑस्ट्रेलिया के 1.5 महीने के टूर पर टीम सिर्फ एक बार साथ में डिनर करने बैठी थी। जरा सोचिए कि टीम के अंदर का तालमेल कितना टूटा होगा कि पूरी टीम एक बार साथ खाना तक नहीं खाती और प्लेयर अपने अपने कोने में सिमट गए। तो कम्युनिकेशन तो जैसे जीरो हो चुका है। अब बात करते हैं कोच साहब के उस सुपरस्टार कल्चर खत्म करने वाले मिशन की जो टीम के लिए गले की हड्डी बन गए। गंभीर का फंडा सिंपल है कि कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं है। अब वैसे ही सुनने में तो बड़ा मस्त लगता है, लेकिन इन्होंने इसे अप्लाई करने के लिए जो तरीके अपनाए हैं वो एकदम डिक्टेटर टाइप के हैं। अब उन्होंने ये गुर कहां से सीखी, क्योंकि उन्होंने विराट रोहित जैसे दिग्गजों को भी वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया जैसे किसी नए डेब्यू करने वाले लड़के को करते हैं। प्राइम टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोच साहब इस बात से बहुत चढ़ गए थे कि स्टार खिलाड़ी बाहर के टूर पर लग्जरी होटल्स और अपनी पसंद की प्रैक्टिस टाइमिंग जैसी वीआईपी डिमांड्स रखते थे। तो उन्होंने साफ बोल दिया कि सब एक बराबर है। मगर ये तरीका तो बड़े प्लेयर्स को बिल्कुल हजम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने तो अपने आईपीएल वाले दिनों में ब्रैंडन मैकुलम जैसे दिग्गजों को भी बाहर कर दिया था और वही रूथलेस अंदाज नेशनल टीम में ला रहे हैं। लेकिन जिन खिलाड़ियों के दम पर ये बड़े टूर्नामेंट्स जीत पाए हैं उन्हीं को इन्होंने अपने इस एटीट्यूड से मुरीद बना लिया। हाँ, मैं भी इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ कि सुपरस्टार कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी सुपरस्टार अपने कहने से नहीं बनता है, उसने अपने आप को प्रूव किया होता है। 15 से 20 सालों का उसका करियर होता है। इतने सालों से कंसिस्टेंसी के साथ उसने टीम को हारे हुए मैच जिताए होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी से सुपरस्टार बना। उसके खेलने के तरीके ने, टीम पर उसकी डिपेंडेंसी ने ही उसको सुपरस्टार बनाया है। आप सुपरस्टार कल्चर खत्म कैसे करेंगे? वैभव सूर्यवंशी को देख लीजिए, इंडिया से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, इंग्लैंड तक, हर जगह लोग इस लड़के के लिए पागल हैं। अब अगर अचानक से इसको भी आप नॉर्मलाइज करते हैं तो फिर उस पर क्या बीतेगी? उसको तो यही लगेगा कि उसका इतने सालों से जो सफर था, जो मेहनत थी, जो उसने मुकाम हासिल किया था, जो उसने टीम के सामने एक इज्जत कमाई थी, उसका तो हो गया फिर बेड़ा पार। और फिर आती है कोच साहब की दो धारी पॉलिसी, जो एक तरफ तो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि लॉबी कल्चर खत्म करेंगे और दूसरी तरफ सारा आरोप ये लगा रहे हैं कि उन्होंने शमी जैसे मजे हुए खिलाड़ी को बाहर करके अपने पुराने केकेआर वाले चहेतों को टीम में घुसवा लिया है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हर्षित राणा, सिर्फ 9 फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाला लड़का सीधे बीजीटी ट्रॉफी में। और ऊपर से ये सब तब हुआ जब कोच साहब ने दिल्ली वाले घर पर टीम डिनर रखा और बाकी सब खिलाड़ी सरकारी बस से आए, लेकिन हर्षित राणा साहब अपनी चमचमाते BMW से ही अलग शान से पहुंचे। कभी ये भी कहा जाता था कि महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के लड़कों को इंडियन टीम में खिलाते, लेकिन वो बात पूरी तरीके से गलत इसलिए क्योंकि प्लेयर खेल जाते थे इंडियन टीम में, उसके बाद में सीएसके का हिस्सा बनते थे। अगर वो आगे इंडिया की टीम में खेलेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीएसके के प्लेयर्स नजर आएंगे। यही बात रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की आरसीबी को लेकर के भी फिट होती, लेकिन हर्षित राणा आईपीएल खेलने के बाद टीम का हिस्सा बने और वरुण चक्रवर्ती भी। गौतम गंभीर के साथ जो असली दिक्कत है वो है डिसीजन मेकिंग के लेवल पर, इसलिए सूर्य कुमार यादव को पपेट कैप्टन कहा गया, क्योंकि कोच साहब बैठकर सिर्फ गाइड नहीं कर रहे थे, वो तो खुद शैडो कैप्टन बन करके हर चीज कंट्रोल कर रहे थे। जैसे प्लेइंग 11 से लेकर टॉस के बाद क्या करना है, सब उनका ही फैसला होता था। और कप्तान तो बस सूर्या नाम के रह गए थे, लेकिन ये न्यू कैप्टन है, 3 साल बाद खेल रहे हैं, तो उन्होंने भी इस बार कोच पर ट्रस्ट किया। इसलिए आयरलैंड के खिलाफ जो हार मिली वो इसी ओवर ऑब्सेशन की वजह से थी, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को खिलाया तो सही, लेकिन सिर्फ 1 ओवर दिया। फिर आयरलैंड की मीटिंग के खिलाफ हमने अपने युवा खिलाड़ियों को क्यों नहीं आजमाया, इस पर भी हंगामा हुआ। एक तरफ आप वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन को निकाल रहे हो फ्यूचर बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर्स को मारने वाले टैलेंट को बेंच पर बिठा रहे हो, तो ये कैसी हिपोक्रेसी है। और उसके बाद इंग्लैंड में भी वही 2011 का नॉस्टैल्जिया हिट करवा दिया कोच और कप्तान ने। तो वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद इंग्लैंड जाकर 4-0 से व्हाइट वॉश हुआ था, और आज फिर से वर्ल्ड कप जीतने के बाद 4-0 से नहीं 6-0 से व्हाइट वॉश हुआ। देखिए, कप्तान के पास ही वो अथॉरिटी होती है कि ऑन द ग्राउंड फैसला ले सकते, लेकिन जब कोच ऑलरेडी एक सेट प्लान पर जबरदस्ती अपने तरीके से गेम चलाना चाहता है तो फिर ऐसे ही नतीजे सामने आते हैं। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि दोनों की बॉन्डिंग में कुछ सुधार होगा और गंभीर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करेंगे, वरना अगर वो अभी भी इस गलतफहमी में रहे कि टीम तो बदलाव से गुजर रही है तो फिर भूल जाइए वर्ल्ड कप और भूल जाइए ओलंपिक। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।